नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता अब असंभव सी लग रही है, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि कोई वार्ता तब तक नहीं होगी जब तक हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी खत्म नहीं करता है अमेरिका की ओर से दावा किया गया था कि उनका प्रतिनिधिमंडल आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। अब तक उसके पहुंचने की कोई खबर भी नहीं आई है। लेकिन सवाल यह है कि कल जब युद्ध विराम की समय सीमा समाप्त हो रही है, उसके पहले तक अगर ये नहीं बढ़ता है या इस पर कोई आगे बातचीत नहीं होती है, तो फिर क्या होगा? युद्ध विराम के बाद क्या युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा या फिर कुछ और? किस तरीके से इसको देखा जा रहा है राजनीतिक हलकों में, और ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया है अमेरिका की धमकियों का, उस पर भी बहुत इस समय लोगों की नज़रें हैं, निगाहें हैं और अलग तरीके से उनकी व्याख्या हो रही है। इन सब के पीछे क्या संभावना बनती दिखाई पड़ रही है? वार्ता होने की, या फिर युद्ध के क्षेत्र में दोबारा दोनों देश कूदेंगे? और इजराइल भी, जाहिर सी बात है कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर ईरान से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, तमाम चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। जिस तरीके से अब वो 22 तारीख कल आने वाली है, आज तक ईरान ने तो स्पष्ट ही कर दिया कि हमारी तरफ से कोई वार्ता करने नहीं जा रहा है और इस बारे में हमने कोई बात भी नहीं की है, तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी अमेरिका नहीं खत्म करता है। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी को लेकर उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। बड़ा सवाल प्रोफेसर अखिल स्वामी जी यही है कि क्या 22 तारीख के बाद, यानी कल जब युद्ध विराम की अवधि खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर हमले जारी हो जाएंगे एक दूसरी तरफ से, कि या फिर कुछ बात बनने की संभावना दिख रही है? देखिए समीर जी, वास्तविकता यह है कि अमेरिका हो या भारतवर्ष हो, एक लोगों के बीच में एक ऐसा विचार आपको भी सुनने को मिला है, मुझे भी सुनने को मिलता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे। अगर माननीय मोदी जी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ के कर रहे होंगे। उन्हें नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप और माननीय मोदी जी सोच समझ के नहीं, कई बार अपने केवल ईगो को बचाने के लिए और अपने व्यक्तित्व को निभाने के लिए जो कुछ निर्णय देते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि वो क्या निर्णय लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ नोटबंदी हुई, हमारे यहाँ तालाबंदी हुई, बहुत सारी चीजें हुई, और अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं जी, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच गया, इसका मतलब यह है कि वो समझौता चाहते हैं। अच्छा, बड़े बड़े उनके व्यक्तित्व वहां पे पहुंच गए, इसका माने दे आर ईगर टू हैव ए एग्रीमेंट। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल सही है कि इजराइल नहीं चाहता कि समझौता हो। इजराइल चाहता है, नेतन्याहू चाहते हैं कि युद्ध चलता रहे, जिससे उनकी सत्ता बरकरार रहे, क्योंकि इसी की वजह से वो कोर्ट से उन्होंने मोहलत मांगी है कि देखिए इस समय ऐसी स्थिति है कि कोर्ट में डेट को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए ईरान की जो बात है वो बिल्कुल सही है कि अगर आप समझौता, एक तरफ तो आप बंदूक कनपटी पे आपने रखी हुई है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि समझौता करना है। भाई देखिए, ईरान का तो वो नेचुरल एक अपना सी शोर है जिसके अंदर उसका कंट्रोल नेचुरल है, और पहले जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था तो ईरान का कंट्रोल था, निर्बाध रूप से वाहन आते थे जाते थे, कोई परेशानी नहीं होती थी। युद्ध छेड़ा आपने स्थिति को बिगाड़ा, और स्थिति को बिगाड़ने के बाद अब आपने नाकाबंदी कर दी। अब नाकाबंदी कर दी, और आपका मानी बात है कि किसी के दूसरे के अब हमारे हिंद महासागर में अगर रूस या चीन या अमेरिका के वहां जाएं और ये कहें कि आवाजावन में हम इसके कंट्रोल करेंगे और इस पे मॉनिटरिंग करेंगे, तो मानी बात है हमारे देश को सही नहीं होगा। या अमेरिका के जो सी शोर्स हैं वहां पे कोई दूसरा देश जाके करे। तो देखिए, ये तो बिल्कुल वास्तविकता की बात है कि इजराइल नहीं चाहता युद्ध विराम हो। इजराइल नहीं चाहता कि वो ये नहीं समझ पा रहा है कि पूरे विश्व के अंदर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी और क्या आर्थिक परिस्थिति बनेगी। ईरान चाहता है कि एक ऐसा समझौता हो जिसके अंदर, क्योंकि देखिए ईरान के अंदर एक ऐसी समस्या पैदा हो गई कि वहां की देश की जनता अब पूरी तौर से, देश की जनता को ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि लीडरशिप कुछ ऐसा समझौता कर ले तो वो बिल्कुल सड़कों पे है, पूरा देश सड़कों पे है, और उसने दबाव बनाया हुआ है अपने नेतृत्व के ऊपर कि आपको समझौता करना है तो ऐसे समझौता करना होगा जो ईरान की इज्जत के साथ खिलवाड़ न करे। अमेरिका के अंदर विरोध है, डोनाल्ड ट्रंप का विरोध है, जो कमला हैरिस ने कहा वो भी आपने सुना, वहां पे जो जनता कह रही है वो भी सुने। तो अगर एक युद्ध विराम हो जाता है तो अमेरिका की जनता तो चैन की सांस लेगी,
विश्व की जनता चैन की सांस लेगी। लेकिन ईरान में अगर किसी प्रकार का, तो इसका जो भी कंडीशन अमेरिका लगा रहा, तो मेरे ख्याल से कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो जेन्युइन हो, जो रीजनेबल हो। इसलिए मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है समझौता होना। अगर अमेरिका एक सेंसेबल, एक नेगोशिएटिंग टेबल पे आके अपने टर्म्स एंड कंडीशन को बताता है, कंट्रोल रहने देता है ईरान का, एनरिचमेंट के ऊपर आप हर साल के अंदर वहां पे इंस्पेक्शन कराइए, देखिए कि वो 60% जो ऊपर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपनी नाकाबंदी करके आप कंट्रोल करके और लोगों पे गोलीबारी करके, जैसे ईरान का जहाज जो चीन से वापस आ रहा था, उसके बाद अमेरिका ने कैसे गोलीबारी कर दी। अच्छा, फिर उसके अंदर पता चला कि उसके अंदर बहुत सारा केमिकल भरा हुआ था, और वो केमिकल ऐसा था जिससे भी पूरे विश्व के कान खड़े हो गए। तो आप विश्व को एक युद्ध की तरफ छेड़ना क्यों चाह रहे हैं? इजराइल चाह रहा है, ये बात तो समझ में आती है। अगर अमेरिका अपना हाथ खींच ले और इजराइल को कहे कि ठीक है, अच्छा, आप यूएई को देख लीजिए, सऊदी को देख लीजिए, सब ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम युआन में ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो जो ब्रिक कंट्रीज चाहते थे, जो चीन चाहते थे और अमेरिका को किनारे लगाना चाहते थे, वो चीज अपने आप सफल होती दिखाई पड़ रही है। अभी सफल होती दिखाई पड़ रही है वो साफ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये हम लोग चर्चा लगातार कर भी रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अमेरिका या खुद डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ये वार्ता हो जाए, सफल हो जाए, युद्ध विराम। उनकी कोशिश तो ये है कि युद्ध विराम कुछ समय के लिए और बढ़ जाए, बढ़ता रहे, अक्टूबर नवंबर तक उसको मिड टर्म तक वो खींच ले जाएं। और हालांकि उनके ऊपर दबाव ये भी है, उनके अपने देश की जनता का, वहाँ की सेना तक का दबाव है कि ये लड़ाई ख़त्म हो जाए। लेकिन सबसे बड़ा दबाव उनके ऊपर जो है काम कर रहा है वो है इजराइल का दबाव, और वो इनको न तो युद्ध विराम करने देना चाह रहा है और न ही इस लड़ाई को ख़त्म करने देना चाह रहा है। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ये जिस तरीके से वहाँ भी, आज मैं CNN की एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति, अपने देश के ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि ये बातचीत आराम से हो जाती, लेकिन ये बेपटरी होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है ट्रंप के बार बार के बेतुके बयान। उनकी वजह से ये किसी तरह की क्लैरिटी नहीं दिखाई पड़ रही है। ईरान को वैसे भी विश्वास नहीं है, लेकिन अगर एक साफ सुथरे तरीके से वार्ता की कोशिश होती तो शायद वो वार्ता की मेज़ पर दोबारा आता। लेकिन उनकी वजह से, उनके बयानों की वजह से ये वार्ता नहीं होने पा रही है। दूसरे दौर की ये वार्ता है। इसके लिए यानी वहाँ भी इन सारी चीज़ों के लिए ट्रंप को जिम्मेदार बताया जा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप इन सब के बावजूद किस तरीके से, और जो ईरान की ओर से भी यही कहा गया है कि आपकी बातों का ही कोई भरोसा नहीं है, और आप चाह रहे हैं कि हम वार्ता के जरिए आप चाह रहे हैं कि हम सरेंडर करें, और आप पूरी दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं, तो ये तो संभव नहीं होगा, क्योंकि हम कोई आपसे हारे हुए देश तो नहीं है। ऐसी स्थिति में ट्रंप अपना प्रतिनिधिमंडल भेजकर सारी चीज़ें ईरान के नकारने के बावजूद उनको किस तरीके से भरोसा है कि वो ये वार्ता कर लेंगे, और नहीं कर पाए तो ये प्रतिनिधिमंडल भेजने का जो फैसला है एक तरफा, उसके जरिए वो क्या हासिल करेंगे? देखिए, दो कारण हैं जो मुझे लगता है। पहली बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये मैसेज देना चाहते हैं जी कि मैं नेगोशिएशन के लिए तैयार हूं, मैंने अपना प्रतिनिधिमंडल भेज दिया, ईरान अगर नहीं भेजता है इसका माने ईरान इच्छुक नहीं है, मैं इच्छुक हूं, इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो फिर आगे करूंगा, तो कोई शिकायत मत करना। एक तो वो ये करना चाह रहे हैं। दूसरा, अपना फेस सेविंग करना चाह रहे हैं। भाई, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत जो उन्होंने नारा दिया था और एक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार की थी, उसको तो इसी वजह से उसने कन्विंस किया था कि मैं जो भी काम करूंगा वो अमेरिका के हित में करूंगा। और अमेरिका को, जैसे मैं कल एक प्रोग्राम देख रहा था, उस प्रोग्राम के अंदर जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, भाई 6 लोग थे उसके अंदर, 3 उसमें बड़े सीनियर आर्मी ऑफिसर्स थे, 2 भारत के बड़े वरिष्ठ पत्रकार थे और एक अमेरिका का रिप्रेजेंटेटिव था। आप ये देखिए, आज से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले जो स्थिति थी और आज की जो मिश्रा जी स्थिति है, 5 के 5 हिंदुस्तान के प्रतिनिधि, उसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे, उसमें आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स भी थे। आज के तारीख में पूरा का पूरा मेजॉरिटी 100% लोग अमेरिका की निंदा कर रहे थे और डोनाल्ड ट्रंप की निंदा कर रहे थे। इसमें कई लोग ऐसे भी थे जो 1.5 महीने पहले तक भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक थे। अच्छा, जिस प्रकार से बदहवासी अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव, ईरान के रिप्रेजेंटेटिव भी वहां थे, तो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव की जो बदहवासी दिखाई पड़ रही थी, उससे उन्हें लग रहा था कि आज पूरे वर्ल्ड में वो आइसोलेट हो गए।
देखिए ये बात तो बिल्कुल सच है, ये कोई भी विश्व का आदमी, क्योंकि इसके जो रिपरकशंस होंगे, मिश्रा जी ये बात बिल्कुल सही है, इसके रिपरकशन जो होंगे बड़े भयंकर होंगे। अच्छा, जी। ये भी बात कोई लॉजिकल नहीं मानता है कि आपको क्या, अमेरिका को क्या अधिकार है कि वहां नाकाबंदी करें आप लोगों के बिल्कुल। ऊपर गोली चलाना शुरू कर दें जी। किसी दूसरे के सी शोर पे, किसी दूसरे के तट पे, जिसका उसका लीगल अधिकार भी है, नैतिक अधिकार भी है, वहां जाके हस्तक्षेप आप कर दें। अच्छा, उसने हॉर्मुज खोल दिया था, उसने कहा था हमने हॉर्मुज खोल दिया और यातायात जो है बड़ा क्लियर हो जाएगा। हाँ। अच्छा, अगर वो पैसा मान लीजिए कुछ लेना भी चाहता है, कोई टोल लेना भी चाहता है, और उसके बाद सारे देश उसको टोल देने को भी तैयार हैं, तो अमेरिका को क्या परेशानी है? हमारे देश के अंदर नहीं टोल हर 1 साल के बाद बढ़ जाता है। कहाँ 18 रुपए से शुरू हुआ था, 40 रुपए के आसपास पहुंच गया। आप जितना नितिन गडकरी साहब जीएसटी से हमारे वित्त मंत्री इकट्ठा नहीं करते, उससे ज्यादा तो वो टोल टैक्स पे इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये इन्होंने कर दिया जीपीएस कंपलसरी होगा, अगर आप टोल के बगल से भी आपकी गाड़ी गुजरेगी तो आप ये टोल चार्ज कर लेंगे। अगर भैया हमारे देश के अंदर आप ये कर सकते हैं और हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि उसका विरोध कर सकें, अगर ईरान तैयार है, वो कुछ पैसा लेना चाहता है और लोग देना चाहते हैं, भाई आप सोचिए ना, $90 का अगर तेल है और अगर $1 का भी पर लीटर वो चार्ज ले लेता है और $60 पे मान लीजिए तेल के दाम गिर जाते हैं, तो भी भारत जैसे देश को $29 पर बैरल का फायदा होगा, क्योंकि $60 पे तेल आ जाएगा, निर्बाध रूप से तेलों का आवागमन होगा, तो विश्व का आर्थिक स्थिति भी इंप्रूव होगी अगर नाकाबंदी बंद कर दी जाए और $1 पर लीटर का वहां पे टोल ले लिया जाए, मतलब पर बैरल का टोल ले लिया जाए। और लेकिन अब अमेरिका उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अब जवाब देना मुश्किल तो हो रहा है, क्योंकि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कम होती जा रही है, नेतन्याहू की जो पॉपुलैरिटी है वो कम होती जा रही है। तो नेतन्याहू को तो देखिए कोई अंतर पड़ता नहीं, वो तो जानता है जिस दिन युद्ध रुक गया या अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए, उस दिन वो निपटा दिया जाएगा। यूएई ने, सऊदी ने, जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, आज के तारीख में जो अमेरिका के अंधभक्त हुआ करते थे, आज के तारीख में अमेरिका को आंखें दिखाते हुए युआन में ट्रेड करने को तैयार हैं। उनको भी ये समझ में आ गया है कि इस इक्वेशन में अमेरिका के साथ खड़ा होना उनके लिए नुकसानदायक। बिल्कुल, ये जो पूरी भू राजनीतिक स्थिति है वहाँ की, वो तो बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो युद्ध के बाद तो बहुत सारी चीज़ें बदली हुई दिखेंगी, जिनके आभास अभी से मिलने लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये युद्ध कैसे रुकेगा। और अब जिस तरीके से अच्छा, दो चीज़ें हैं। सीधे सीधे ईरान का ये कहना है कि ये जो ट्रंप अपनी रोज़ रोज़ की धमकी दे रहे हैं, इसको लेकर ये धमकी वो बंद करें, धमकी देते रहेंगे, हार्मुज़ को वो नाकेबंदी वो किए रहेंगे, तो उसकी कोई वार्ता नहीं होने वाली है। वार्ता की अवधि ख़त्म हो जाती है तो ख़त्म हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका के भीतर ईरान के पक्ष में एक जनमत है, ईरान के पक्ष का मतलब ये नहीं है कि वो लोग ईरान के समर्थन में चले आए हैं, वहाँ ईरान के पक्ष में इसलिए है कि ईरान पर हमले की वजह किसी को समझ में नहीं आ रही है। और लेकिन ट्रंप जो है वो इस कोशिश में है कि वो फिर से वार्ता करके स्थिति को संभाल ले जाएंगे, पर संभलती दिखाई नहीं पड़ रही है। एक दूसरी बात ये भी है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कि यहाँ जिस तरीके से नेतन्याहू इस समय कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब वो उधर चूंकि युद्ध विराम कर लिया लेबनान के साथ भी, तो वहाँ भी अभी खामोशी दिख रही है। हो सकता है वो कल तक का इंतज़ार कर रहे हो कि क्या कुछ होता है। लेकिन एक जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये भी है, जिसका जिक्र भी आपने किया, कि ईरान के भीतर भी एक बड़ा दबाव वहाँ के नेतृत्व के ऊपर है, वहाँ की सरकार पर है, कि वो कोई समझौता ऐसा न करें जिससे कि उनको अपमानजनक समझौता हो। और इस दबाव में, यानी यहाँ ईरान का भी शासन अपने जनता के दबाव में है, उधर ट्रंप भी दबाव में है। इन दबाव के बीच ये इन दोनों देशों की जनता का दबाव और उधर इजराइल का अमेरिका के ऊपर दबाव, अब इसमें कौन भारी पड़ता दिखाई पड़ रहा है आपको? नहीं, देखिए, जो अमेरिका की जनता का दबाव है वो डिफरेंट टाइप का है जी। ईरान की जनता का जो दबाव है वो डिफरेंट टाइप का है। अमेरिका के ज्यादातर लोग ये चाहते हैं कि बिना सोचे समझे युद्ध शुरू किया गया, इसको खत्म कीजिए और पूरे विश्व के अंदर शांति स्थापित कीजिए। ये जो आप और मिलके इजराइल मिलके कर रहे हैं ये गलत है। तो वहां जनता का दबाव है, जनता चाहती है युद्ध विराम हो। ईरान के अंदर ये चाहते हैं कि युद्ध विराम तब तक ना हो जब तक कि अपमानजनक जो टर्म्स अमेरिका दिखा रहा है और बता रहा है, और नाकाबंदी जब तक होती है। और ये देखिए, अमेरिका का एक ऑब्जेक्टिव इस समय है,
जो भी उसके सपोर्टर आज अमेरिका के अंदर बचे हुए हैं जी, वो डोनाल्ड ट्रंप उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तरफ मैंने कदम बढ़ा दिए हैं। हाँ, मैंने वेनेजुला पे कब्जा कर लिया, मैंने क्यूबा पे कब्जा कर लिया, मैंने अभी देखिए ईरान को भी अगर झुका देता हूं, अगर उनकी एक भी टर्म मान लीजिए ईरान ने जी, एक भी, हाँ, तो उनको ये अपना मैसेज दे पाएंगे अपने मागा वालों को कि देखिए साहब मैंने झुका लिया तो मैं अब वर्ल्ड के, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी खतरनाक स्थिति है। हाँ, अभी भारत के जो अंधभक्त हैं इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मान लीजिए एक मान लीजिए उसे कहते हैं ना बिगड़ैल हाथी अगर कॉलोनी में घुस जाए और सारे कॉलोनी के लोग मिलकर उस हाथी को कंट्रोल न करें तो हो सकता है आज मेरे दुश्मन का मकान वो तोड़े, कल मेरा भी मकान तोड़ दे। तो ये भारत की जनता भी जो आज समझ रही है, जो थोड़ा सेंसेस में है, जो अंधभक्त नहीं है, वो ये समझ रही है कि अगर ये दुस्साहस बढ़ता रहा और अमेरिका ने इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने करता रहा, कल वो ये कह सकता है कि इंडिया भी मैं चलिए हैंडल करूंगा और अपना एक आदमी बिठा दूंगा। अपना आदमी तो वैसे उन्होंने बिठा ही रखा है और वही देश को चलाएगा। तो एक एक करके वो सारे देशों को निकलता चला जाएगा। तो हम तो ये भी चाहते हैं कि ऐसे समय में, जबकि चीन से हमारी बिल्कुल मित्रता का कोई प्रश्न नहीं उठता, एक दुष्ट राष्ट्र है, एक ऐसा राष्ट्र है, पाकिस्तान से भी हमारी ऐसी शत्रुता है कि वो हमारे देश के अंदर टेररिस्ट भेजता है, लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के देश के अंदर जो ये प्रयास हो रहा है ये सफल हो। चीन भी दबाव बनाए, रूस भी दबाव बनाए, पूरा विश्व दबाव बनाए, जो नेटो बना रहा है, बाकी देश बना रहे हैं कि ये युद्ध रुके और अमेरिका इस प्रकार की गुंडागर्दी जो देशों में कर रहा है, क्योंकि कल ये हमारे देश में भी ऐसा कर सकता है, तो ये इस प्रकार के दुस्साहस को रोकना आवश्यक है। आपने ये भी पढ़ा होगा अमेरिकन पेपर्स के अंदर जो आरोप हम लोग पहले लगा रहे थे, ये पैसा कमाने का एक यंत्र ढूंढ लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। लाखों करोड़ों रुपए की इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, इतना पैसा बनाया गया है, क्रूड के पोजीशन लेके और डॉलर के पोजीशन लेके और शेयर मार्केट के पोजीशन लेके लाखों करोड़ों का हिसाब किताब हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं उसके बाद अगली बार उनको प्रेसिडेंट बनना नहीं है। तो एक उनको केवल फेस सेविंग का ऐसा मुद्दा बन जाए, अगर उन्हें फेस सेविंग का मुद्दा बन मिल गया, मान लीजिए ईरान एक जगह भी यील्ड कर गया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने लाखों करोड़ों बना लिए, उनके लोगों ने लाखों करोड़ों बना लिए, उनके दामाद ने लाखों करोड़ों बना लिए, तो वो अपना पैसा लेके अलग हो जाएंगे और कहेंगे देखिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में मैंने वेनेजुला पे कंट्रोल कर लिया, क्यूबा पे कंट्रोल कर लिया, ईरान पे कंट्रोल कर लिया। तो ईरान की जनता जो कह रही है, ईरान के शासक जो कह रहे हैं, इसमें विश्व के ज्यादातर लोग जो अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं वो ये चाहेंगे कि अमेरिका की गुंडागर्दी रुकनी चाहिए। लेकिन सर ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के पैरामीटर्स की आप बात कर रहे हैं, खुद डोनाल्ड ट्रंप इस आधार पर चुनाव जीते हैं, चुनाव लड़े हैं कि वो अमेरिका को अनावश्यक युद्धों में नहीं उलझाएंगे। लेकिन अब ये जिस आधार पर वो ये क्लेम करेंगे कि देखिए हमने वेनेजुएला पर कब्जा किया, क्यूबा को दबाया, ईरान को दबाया, व्हाटएवर, इन सब को देखते हुए वो अपने किस वर्ग को वो खुश कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका की एक बहुसंख्यक बहुत बड़ी जनता जो है वो तो इसके विरोध में है। वो कतई ये नहीं चाह रही कि आप बेमतलब के युद्ध में किसी पर हमला कर दीजिए और उस पर आप आक्रमण कर दीजिए, उसको अपने कब्जे में ले लीजिए और जो नुकसान हो रहा है अमेरिका का वो अलग नुकसान हो रहा है। तो सवाल बहुत बड़ा यही है कि आखिर इन सब चीज़ों के ज़रिए अमेरिका किस अपने देश की जनता के किस वर्ग को खुश करना चाहते हैं? वो तो बहुत छोटा सा वर्ग होगा ना जो बिल्कुल अंधभक्ति रखता हो उनके प्रति कि वो जो कुछ भी करेंगे वो सही होगा, या कोई है और बड़ा वर्ग है? नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि ज्यादा बड़ा वर्ग डोनाल्ड ट्रंप के साथ था, तभी तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते जी, तो वर्ग तो उनके साथ बड़ा था। लेकिन धीरे धीरे वो कम होता गया। जो मैं जिक्र कर रहा था कि एक चैनल के अंदर मैंने डिस्कशन सुना और एक भारतीय जो अमेरिकन रेजिडेंट हो गए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे, उनके वाक्य से आपको जो आपने प्रश्न पूछा इसका स्पष्टीकरण मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं अमेरिका के, ये बड़ी सॉफ्टली वर्ड को ट्रीट कर रहे थे और ये सॉफ्टली ट्रीट कर रहे थे, इसलिए सारे वर्ल्ड के देश जो है वो हमारा शोषण कर रहे थे। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जब टैरिफ उन्होंने लगाया था, उन्होंने कहा कि हम जब माल भेजते हैं तो ये लोग टैरिफ बढ़ा देते हैं और जब इनका माल हमारे यहाँ आता है हम टैरिफ नहीं लेते हैं, तो हमारी देश की इकोनॉमी। तो एक तरह से वो ये बता रहे थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन में कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से अमेरिकन की इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि मानी बात है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहता था हम टैक्सेस खत्म कर देंगे। भाई मानी बात है कि अगर आप दूसरे देशों से आने वाले सामान पे टैक्स लगा देंगे
तो टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन ये नहीं समझा था कि दूसरे देशों से आने वाले सामान पे अगर टैक्स लगा देंगे तो तुम्हारे देश के अंदर जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो वो ये कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के पहले लोग सॉफ्टली ट्रीट करते थे, डोनाल्ड ट्रंप इज ट्रीटिंग एवरीबडी वेरी, और बल्कि वो ये तो भी बता रहे थे कि चीन के पास का एक समुद्र है, वहां पे हम लोगों ने नाकाबंदी कर दी है, फलानी जगह हमने नाकाबंदी कर दी, रूस पे हमने सैंक्शन लगा दिए, ईरान पे हमने सैंक्शन लगा दिए, वेनेजुला को हमने ले लिया। तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक, तो वही एक उस वर्ग को, और जो वर्ग उनसे छिटक गया है उसको कन्विंस करने के लिए वो एक फेस सेविंग चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपना डेडिकेशन भेज दिया। ईरान अभी निर्णय नहीं ले रहा है कि वो नेगोशिएशन करेगा, आगे बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका केवल डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं एक भी अगर मेरी शर्त मान ली जी, एक भी शर्त मान ली, जैसे आपने अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि महिला आरक्षण, अरे महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो गया था, ये तो डिलिमिटेशन बिल था जो गिरा, लेकिन बीजेपी तो मैसेज यही दे रही है ना कि महिला आरक्षण बिल अपोजिशन ने गिरा दिया। हाँ, इतना तो शोर मचा दो कि लोग वही समझने लग जाए। अच्छा, तो अमेरिका को एक कंडीशन अगर ईरान झुक जाए, एक कंडीशन झुक जाए, तो बाकी कंडीशन में अगर अमेरिका अपने पैर भी खींच ले तो पूरे वर्ल्ड को ये मैसेज देगा और अपने वोटर्स को ये मैसेज देगा कि देखिए मैंने कितनी दबंगई से अपनी चीजों को कराया, मैंने नाकाबंदी करा दी, मैंने ईरान को रौंद दिया, हम जीत गए। तो बार बार वो इसीलिए मैसेज दे रहा कि हम जीत गए, हमने ईरान को खत्म कर दिया, क्योंकि अपने उस क्राउड को वो बढ़ाना चाहता है जो ये कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक दबंग नेता है, और इसके पहले के जितने भी नेता थे, जैसे हमारे यहाँ होता है कि साहब मोदी जी का 56 इंच का सीना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुंबई अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं किया? अरे यार, सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया होता तो वर्ल्ड के सारे देश पाकिस्तान के साथ जाके खड़े हो गए होते। हमारे यहाँ जब ये बंबई अटैक हुआ उसके बाद मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान में पत्रकारों को भेज के कसाब का और जितने आतंकवादी थे उनके घर के एड्रेसेस, लोकेशंस तक बता दिए थे कि इस परिवार का है, इस घर में रहता था, जिससे कि पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को हम लोग बता पाए, कन्विंस कर पाए कि पाकिस्तानी एक टेररिस्ट स्टेट है। तभी तो IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB उनको लोन नहीं देते थे। आज के तारीख में सारे लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम अपनी लोकल कंस्टिट्यूएंसी को कन्विंस करने के लिए कि देखिए हमने कितने स्ट्रांग है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। अरे ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद ही तो पाकिस्तान दुलारा बन गया पूरे वर्ल्ड का। तो एक ऐसा अपने लोगों को वोट लेने के लिए जो आपने ये सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर किया, इसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं और इसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। बिल्कुल, और ये बात जो आपने कही बड़ी महत्वपूर्ण है कि आखिर ये उस एक वर्ग को खुश कर रहे हैं, और ऐसा करके कि छोटी सी एक कोई शर्त अगर स्वीकार कर ले ईरान तो उसको बड़े रूप में प्रचारित कर लेंगे। लेकिन मैं आज ही उनका बगर कालीबाफ का जो वहाँ के स्पीकर हैं संसद के, उनका बयान देख रहा था। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि ये उन्होंने भी यही कहा कि अमेरिका की कोशिश यही है कि वो ईरान को वार्ता की मेज़ पर बुलाए और वो ये प्रचारित कर दे कि देखिए ईरान को हमने हरा दिया, ईरान की नौसेना ख़त्म कर दी, उनको पूरी तरीके से शक्तिहीन कर दिया, इस कदर उनको मजबूर कर दिया कि वो वार्ता की मेज़ पर आ गए हैं। तो हम आपकी इस कॉन्स्पिरेसी को भली भांति समझ रहे हैं, हमको नहीं आना है, आप पहले हॉर्मुज़ खाली करो नाकेबंदी अपनी, और जो हम आ रहे हैं तो अपनी हम शर्तें लेकर आ रहे हैं, जो हमारी मूल 3 शर्तें हैं उनसे हम डिगने वाले नहीं हैं। आपको पहली बात तो ये कि आपको लिख के देना पड़ेगा कि दोबारा आप हमला नहीं करेंगे, और ये सैंक्शन वैंक्शन आप जो है इन सबको ख़त्म करेंगे। तो मुझको लगता है कि ईरान को ट्रंप की जितनी टैक्टिक्स है सबको अच्छी तरीके से पता है, और बिना उनकी गारंटी के वो अब पहुंचने वाले नहीं हैं, ऐसा मैं समझ रहा हूं। आप क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है, और केवल ईरान नहीं, हम लोग भी समझ रहे हैं। इसीलिए तो देखिए, हम इसीलिए तो सारी परिस्थिति को देखते हुए ईरान के साथ खड़े हुए हैं। भाई एक किस्सा बताता हूं। जब इंदिरा गांधी HN बहुगुणा से बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी, तो HN बहुगुणा ने देहरादून में कांग्रेसी नेता को फोन किया कि भाई मैं तुम्हारे यहाँ, तो मेरे पास आ जाओ। तो उस कांग्रेसी नेता ने कहा नहीं साहब, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं आ गया तो इंदिरा जी नाराज हो जाएंगी। उन्होंने कहा HN बहुगुणा ने, अच्छा तुम नहीं आते, मैं तुम्हारे आ जाऊंगा, तुम्हारा कल से पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। देखिए, ये राजनीति का दांव जो है बहुत लोग चलते हैं। आपने याद होगा कि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जब ये स्ट्राइक पे बैठे थे, जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी, मानी बात है कि लोग, पूरा हिंदुस्तान जो था बेटियों के साथ खड़ा था, इन लोग साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के साथ खड़ा हुआ था।
फिर एक मैसेज दिया गया उनको होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि अमित शाह साहब आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं। अच्छा, वो दांव में फंस गई, वो चली गई उनके घर में, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। अच्छा, उसकी पूरी वीडियोग्राफी करके उसको पूरे हिंदुस्तान में कर दिया गया। उन्होंने घुटने टेक दिए, वो हमारी शरण में आ गए। और उन बेचारियों की पॉपुलैरिटी तब भी थी, लोग जानते थे कि वो अच्छे मकसद से गई थी, लेकिन एक इमेज के लिए फिर वो गोदी मीडिया ये वो चले गए और माफी मांगने गए थे। तो यहाँ पे देखिए ईरान ने कितना इंटेलिजेंट गेम प्ले किया है। अमेरिका का डेलीगेशन आ गया, ईरान कह रहा है वी आर नॉट रेडी फॉर, पहले टर्म्स बताओ, हमारी बात मानो। देखिए ये सारा खेल जो है परसेप्शन का है, ये सारा खेल जो है मैसेजिंग का है, और इस मैसेजिंग और कम्युनिकेशन और परसेप्शन के खेल में ईरान जीत रहा है। बिल्कुल, ईरान इस परसेप्शन के खेल में, इस डिप्लोमेसी में वो एक कई कदम आगे अमेरिका की तुलना में, इजराइल की तुलना में रहा है, और हर कदम पर उनको मात देता दिखाई पड़ रहा है। अब जिस तरीके से यहाँ, अच्छा एक चीज़ और भी उस पर भी मैं ज़रा सा आपसे बात करना चाहता हूँ। एक वेस्टर्न मीडिया कह लीजिए, या फिर वो ट्रंप का समर्थक मीडिया एक है, वो कई बार इस तरह की भी खबरें चला रहा है कि ईरान में इस बात को लेकर ही कन्फ्यूज़न है कि फैसले कौन ले रहा है। इसके पीछे लॉजिक ये बताया जा रहा है कि कुछ नेताओं के बयान और वहाँ पर अलग अलग तरीके के दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि वहाँ जो मीडिया ये लिख रहा है कि अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं बयान, वो भी यही लिख रहे हैं कि लब्बो लुआब सबका यही है कि सब यही कह रहे हैं कि एक वार्ता होगी तो ईरान की शर्तों पर होगी, और वार्ता की मेज़ पर हम तभी बैठेंगे जब हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो एक परसेप्शन बनाने का एक प्रयास है, वो उस मीडिया के ज़रिए भी बनाने की कोशिश हो रही है कि ईरान में कोई एक डिसीजन मेकिंग बॉडी कोई है ही नहीं, इस तरह का परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन लगता नहीं है कि ये परसेप्शन कहीं से भी ईरान में या ईरान के बाहर या दुनिया भर में कहीं भी ये बन पाएगा कि ईरान में कोई सत्ता नहीं है, कोई जो नीति निर्णय लेने वाली बॉडी है उसका कोई अभाव है वहाँ पर। देखिए ये प्रयास तो वेस्टर्न मीडिया करेगा, ये जो प्रो ट्रंप मीडिया है वो करेगा। भारत में भी होता है, पूरे विश्व के अंदर होता है, परसेप्शन क्रिएशन के लिए सब होता है जी। अब आप सोचिए, कल मोदी जी जैसे गए और उन्होंने वो झाल मुड़ी खाई, अब उससे क्या हुआ? देखिए बहुत सारी चीजें, अब परसेप्शन तो ये बनाया जा रहा था कि मोदी जी देखिए इतने सिंपल व्यक्ति हैं, जैसे राहुल गांधी मोची के यहाँ चले जाते हैं, उनके यहाँ बैठ जाते हैं, ठंडा पी लेते हैं, वैसे मोदी जी भी चले जाते हैं। अब उसके बारे में लोग बता रहे हैं कि भैया उस दुकान के अंदर जितने भी थैले थे वो सारे भरे हुए थे, एक भी थैला ऐसा नहीं था जो खाली है, जबकि जो चलती फिरती दुकान है उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे डिब्बे भरे हो। नंबर एक, दो चार तो बिके ही होंगे, 2-4 तो आने से पहले बिके ही होंगे। बिल्कुल साफ थे, कहीं कोई गंदगी नहीं थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कल ही वो दुकान खोली है। अच्छा, उसके बाद कैमरामैन दुकान के अंदर बैठा हुआ था। फिर चौथी बात, अब ये सोशल मीडिया पे उड़ रही है कि वो जो बेचारा लड़के जिसको बिठाया गया था वो लड़का जो है वो एनएसजी कमांडो है। अच्छा, पांचवी बात जो इंटरव्यू में बता रहा है वो लड़का जो दुकान में बैठा था कि मैं गया का रहने वाला हूँ। अब ये प्रश्न उठा रहे हैं लोग, भाई गया के रहने वाले हो तो बंगाल नौकरी ढूंढने क्यों गए, बिजनेस ढूंढने क्यों गए, गया में क्या इतनी बुरी स्थिति है? भाई गया में तो 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, तो गया में अगर नौकरी नहीं मिल रही है और तुम दीदी के यहाँ नौकरी लेने जा रहे हो तो अच्छा, फिर उसने लड़के ने खुद ही कह दिया जी, ये हमारी दुकानें तोड़ दी गई थी और दीदी ने ही हमको दुकान दी है। तो इसका मतलब देखिए होता क्या है ना, जब आप बहुत चतुर बनने की कोशिश करते हैं तो चतुरता के दाम से ही आप घायल होते हैं। जी। तो यही अमेरिका कर रहा है। ये अच्छा, ये नहीं समझ रहे हैं आप कि पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी, एवरीबडी इज वॉचिंग यू। अच्छा, ईरान ने एक बहुत बुद्धिमानी का कदम ये उठाया है कि जो भी अपने स्पोक्स पर्सन वो डिफरेंट चैनल्स पे भेज रहे हैं वो हिंदुस्तान के हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े समझदार हैं, बड़ी संयमित। मैं तो 1.5 महीने से 1 महीने से देख रहा हूं कि आपके यहाँ जो ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं और जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, आपके यहाँ तो नहीं आ रहे लेकिन दूसरे चैनल्स पे आ रहे हैं, वो बदहवासियों की तरह बात कर रहे हैं। वो ऐसे बात कर रहे हैं एज इफ कंसेप्ट उनका क्लियर नहीं है। वो केवल ये दिखाना चाह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक गुंडे हैं, एक दादा हैं और पूरे विश्व पे शासन करेंगे, जिसको रोक सकते हो रोको। वो ये कहते हैं ना, जैसे वो आपने एक वो क्या नाम है, दीपक वोरा साहब जी, पुराने IFS अफसर हैं, वो हर जगह पिछले 1.5 महीने से उन्होंने हर बार एक स्टेटमेंट हर चैनल में दिया है, 2 दिन के अंदर अमेरिका ईरान को खत्म कर देगा और ईरान खत्म हो जाएगा। ये पिछले 1.5 महीने से कह रहे हैं वो। आप उनके कोई भी चैनल में इंटरव्यू उठा के देख लीजिए जी, क्योंकि
अब उनका भी कुछ चक्कर सुना है, कोई ट्रैवलिंग बिल का कोई सीबीआई इंक्वायरी होनी थी, वो ऑर्डर कर दिया गया है। तो चलिए, वो उनकी व्यक्तिगत मजबूरी है, मैं उसका क्यों मखौल बनाऊं। लेकिन आज के तारीख में जो भी समझ रहा है, पूरा विश्व कम्युनिटी ये समझ रही है, युद्ध थोपा गया युद्ध है, युद्ध रुकना चाहिए, और जिस प्रकार से अमेरिका गुंडों की तरह बिहेव करना चाहिए, उस बिहेवियर पर रोक लगनी चाहिए। जी बिल्कुल। और ये जिसको वो सोच रहे हैं कि अपनी जो एक फैन फॉलोइंग है उनके बीच में, जिस वजह से उनको लग रहा है कि उनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी, मुझे लगता है कि उनके अपने देश में भी और दुनिया भर में इसी वजह से उनकी लोकप्रियता भी घट रही है। और बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि मानसिक संतुलन ठीक भी है या नहीं है, ये उनके देश की अपनी जनता भी कह रही है। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन बहुत कम समय है 22 तारीख को कि ये युद्ध विराम आगे बढ़ता है या फिर जंग फिर से छिड़ती है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपने तमाम जानकारी दी। और अब देखना ये है कि ईरान ने तो साफ तौर पर मना कर दिया है कि कोई प्रतिनिधिमंडल उनका वार्ता के लिए नहीं जा रहा है। इसके बावजूद वार्ता की संभावनाएं बनती हैं या नहीं बनती हैं, क्योंकि ईरान के ही नेताओं के पहले बयान आ चुके हैं कि डिप्लोमेसी कभी रुकती नहीं है, ख़त्म नहीं होती है, यानी कूटनीति के रास्ते कभी बंद नहीं होते हैं। तो देखते हैं फिलहाल ये रास्ते खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।